लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी जुगनू की चमक का भाग 2। सिपाही कुछ लज्जित सा होकर बोला, अब आप महारानी चंद कुंवर थीं, आज आप भिखारनी हैं। ऐश्वर्य के द्वेषी और शत्रु चारों ओर होते हैं। लोग जलती हुई आग को पानी से बुझाते हैं, पर राख माथे पर चढ़ाई जाती है। आप जरा भी सोच विचार ना करें। नेपाल में अभी धर्म का लोप नहीं हुआ है। आप भय त्याग करें और चलें। देखिए आपको किस भांति स्थिर और आंखों पर बिठाया जाता है। रानी ने रात इसी वृक्ष की छाया में काटी। सिपाही भी वहीं सोया। प्रातःकाल वहां दो तीव्रगामी घोड़े देख पड़े। एक पर सिपाही सवार था और दूसरे पर एक अत्यंत रूपवान युवक। यह रानी चंद कुंवरी थी, जो अपने रक्षा स्थल की खोज में नेपाल जाती थी। कुछ देर पीछे रानी ने पूछा, यह पड़ाव किसका है? सिपाही ने कहा, राणा जंग बहादुर का। वे तीर्थ यात्रा करने आए हैं, किंतु हमसे पहले पहुंच जाएंगे। रानी ने कहा, तुमने उनसे मुझे यहीं क्यों ना मिलवा दिया? उनका हार्दिक भाव प्रकट हो जाता। सिपाही ने कहा, यहाँ उनसे मिलना असंभव था। आप जासूसों की दृष्टि से ना बच सकती। उस समय यात्रा करना प्राण को अर्पण कर देना था। दोनों यात्रियों को अनेकों बार डाकुओं का सामना करना पड़ा था। उस समय रानी की वीरता, उनका युद्ध कौशल तथा फुर्ती देखकर बूढ़ा सिपाही दांतों तले अंगुली दबाता था। कभी उनकी तरह तलवार काम कर जाती थी और कभी घोड़े की तेज चाल। यात्रा बड़ी लंबी थी। जेठ का महीना मार्ग में ही समाप्त हो गया। वर्षा ऋतु आए। आकाश में मेघमाला छाने लगी। सूखी नदियां उतर चलीं। पहाड़ी नाले गरजने लगे। न नदियों में नाव, न नालों पर घाट, किंतु घोड़े सदे हुए थे। स्वयं पानी में उतर जाते और डूबते उतराते, बहते भंवर खाते पार पहुंच जाते। एक बार बिच्छू ने कछुए की पीठ पर नदी की यात्रा की थी। यह यात्रा उससे कम भयानक न थी। कहीं ऊंचे ऊंचे साखू और महुए के जंगल थे और कहीं हरे भरे जामुन के वन। उनकी गोद में हाथियों और हिरणों के झुंड किलबुलों कर रहे थे। धान की क्यारियां पानी से भरी हुई थी। किसानों की स्त्रियां धान रोपती थीं और सुहावने गीत गाती थीं। कहीं उन मनोहारी ध्वनियों के बीच में खेतों की मेड़ों पर छाते की छाया में बैठे हुए जमींदारों के कठोर शब्द सुनाई देते थे। इसी प्रकार यात्रा की कष्ट सहते अनेक विचित्र दृश्य देखते दोनों यात्री तराई पार करके नेपाल की भूमि में प्रविष्ट हुए। प्रातःकाल का सुहावना समय था। नेपाल के महाराज सुरेंद्र विक्रम सिंह का दरबार सजा हुआ था और राज्य के प्रतिष्ठित मंत्री अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। नेपाल ने एक बड़ी लड़ाई के पश्चात तिब्बत पर विजय प्राप्त की थी। उस समय संधि की शर्तों पर विवाद छिड़ा था। कोई युद्ध व्यय का इच्छुक था, कोई राज्य विस्तार का, कोई महाशय वार से कर पर जोर दे रहे थे। केवल राणा जंग बहादुर के आने की देर थी। अब वे कई महीनों के देशाटन के पश्चात आज ही रात को लौटे थे और यह प्रसंग जो उन्हीं के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था, अब मंत्रियों सभा के उपस्थित किया गया था। तिब्बत के यात्री आशा और भय की दशा में प्रधानमंत्री के मुख से अंतिम निर्णय सुनने को उत्सुक हो रहे थे। नियत समय पर चौकीदार ने राणा के आगमन की सूचना दी। दरबार के लोग उन्हें सम्मान देने के लिए खड़े हो गए। महाराज को प्रणाम करने के पश्चात वे अपने सुसज्जित आसन पर बैठ गए। महाराज ने कहा, राणा जी, आप संधि के लिए कौन प्रस्ताव करना चाहते हैं? राणा ने नम्र भाव से कहा, मेरी अल्प बुद्धि में तो इस समय कठोरता का व्यवहार करना अनुचित है। शोकाकुल शत्रु के साथ दयालुता का आचरण करना सर्वथा हमारा उद्देश्य रहा है। क्या इस अवसर पर सर्वथा के मोह में हम अपने बहुमूल्य उद्देश्य को भूल जाएंगे? हम ऐसी संधि चाहते हैं जो हमारे हृदय को एक कर दे। यदि तिब्बत का दरबार हमें व्यापारिक सुविधाएं प्रदान करने को कटिबद्ध हो तो हम संधि करने के लिए सर्वथा उद्यत हैं। मंत्रिमंडल में विवाद आरंभ हुआ। उसकी सम्मति इस दयालुता के अनुसार न थी, किंतु महाराज ने राणा का समर्थन किया। यद्यपि अधिकांश सदस्यों को शत्रु के साथ ऐसी नरमी पसंद न थी,
थी, तथापि महाराज के विपक्ष में बोलने का किसी को साहस न हुआ। यात्रियों के चले जाने के पश्चात राणा जंग बहादुर ने खड़े होकर कहा, सभा में उपस्थित सज्जनों, आज नेपाल के इतिहास में एक नई घटना होने वाली है जिसे मैं आपकी जातीय निमित्तता की परीक्षा समझता हूँ। इसमें सफल होना आपके ही कर्तव्य पर निर्भर है। आज राज्यसभा में आते समय मुझे यह आवेदन पत्र मिला जिसमें आप सज्जनों की सेवा में उपस्थित करना चाहता हूँ। निवेदन में तुलसीदास यह चौपाई लिख दी गई है, आपातकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। महाराज ने पूछा, यह पत्र किसने भेजा है? उन्होंने कहा, एक भिखारिन ने। वह भिखारिन कौन है? महारानी चंद्रकुंवरी। कड़वल खत्री ने आश्चर्य से पूछा, जो हमारे मित्र अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध होकर भाग आई है? राणा जंग बहादुर ने लज्जित होकर कहा, जी हाँ, यद्यपि हम उसी विचार को दूसरे शब्दों में प्रकट कर रहे हैं। कड़वल खत्री बोले, अंग्रेजों से हमारी मित्रता है और मित्र के शत्रु की सहायता करना मित्रता की नीति के विरुद्ध है। जनरल शमशेर बहादुर ऐसी दशा में इस बात का भय है कि अंग्रेजी सरकार से हमारे संबंध टूट न जाए। राजकुमार रणवीर सिंह बोले, हम यह मानते हैं कि अतिथि सत्कार हमारा धर्म है, किंतु उसी समय तक जब तक कि हमारे मित्रों को हमारी ओर से शंका करने का अवसर न मिले। इस प्रसंग पर यहाँ तक मतभेद तथा वाद विवाद हुआ कि एक शोर सा मच गया और कई प्रधान यह कहते हुए सुनाई दिए कि महारानी का इस समय आना देश के लिए कदापि मंगलकारी नहीं हो सकता। तब राणा जंग बहादुर उठे, उनका मुख लाल हो गया था। उनका सदुच्चार क्रोध पर अधिकार जमाने के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहा था। वे बोले, भाई, यदि इस समय मेरी बातें आप लोगों को अत्यंत कड़ी जान पड़े तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप मुझ में अधिक श्रवण करने की शक्ति नहीं है। अपनी जातीय सहनशीलता का यह लज्जाजनक दृश्य अब मुझसे नहीं देखा जाता। यदि नेपाल के दरबार में इतना भी साहस नहीं कि वह अतिथि सत्कार और सहायता की नीति को निभा सके, तो इस घटना के संबंध में सब प्रकार का भार अपने ऊपर लेता हूँ। दरबार अपने को इस विषय से निर्दोष समझे और उसकी सर्वसाधारण में घोषणा कर दे। कड़वल खत्री गर्म होकर बोले, केवल यह घोषणा देश को भय से रहित नहीं कर सकती। राणा जंग बहादुर ने क्रोध में होंठ चबा लिए, किंतु संभल कर बोले, देश का शासन भार उनके ऊपर लेने वालों की ऐसी अवस्थाएं अनिवार्य हैं। हम उन नियमों से जिनका पालन करना हमारा कर्तव्य है वह नहीं मोड़ सकते। अपनी शरण में आए हुए हाथों का पकड़ना, उनकी रक्षा करना राजपूतों का धर्म है। हमारे पूर्व पुरुष सदा इस नियम पर और धर्म पर प्राण देने को उद्यत रहे थे। अपने माने हुए धर्म को तोड़ना एक स्वतंत्र जाति के लिए लज्जास्पद है। अंग्रेज हमारे मित्र हैं और अत्यंत हर्ष का विषय है कि बुद्धिशाली मित्र हैं। महारानी चंद्रकुंवरी को अपनी दृष्टि में रखने से उनका उद्देश्य केवल यह था कि उपद्रवी लोगों से गिरोह का कोई केंद्र शेष न रहे। यदि उनका यह उद्देश्य भंग ना हो तो हमारी ओर से शंका न होने का ना उन्हें कोई अवसर है और ना हमें उनसे लज्जित होने की कोई आवश्यकता। कड़वल खत्री बोले, महारानी चंद्रकुंवरी यहाँ किस प्रयोजन से आई हैं? राणा जंग बहादुर बोले, केवल एक शांति प्रिय सुख स्थान की खोज में, जहाँ उन्हें अपनी दुर्अवस्था की चिंता से मुक्त होने का अवसर मिले। वह ऐश्वर्यशाली रानी जो रंग महलों में सुख विलास करती थी, जिसे फूलों के सेज पर भी चैन न मिलता था, आज सैकड़ों कोस से अनेक प्रकार के कष्ट सहन करती। नदी नाले पहाड़ जंगल शांति यहाँ केवल एक रक्षित स्थान की खोज में आई हैं। उमड़ी हुई नदियों और उबलते हुए नाले, बरसात के दिन, इन दुखों को आप लोग जानते हैं और यह सब उसी एक रक्षित स्थान के लिए, उसी एक भूमि के टुकड़े की आशा में। किंतु हम ऐसे स्थानहीन हैं कि उनकी अभिलाषा भी पूरी नहीं कर सकते। उचित तो यह था कि इतनी सी भूमि के बदले हम अपना हृदय फैला देते। सोचिए कितने अभिमान की बात है कि एक आपदा में फंसी हुई रानी अपने दुखों के दिनों में जिस देश को याद करती है, यह वही पवित्र देश है
महारानी चंद्रकुंवरी को हमारे इस अभयप्रद स्थान का, हमारी शरणागतों की रक्षा पर पूरा भरोसा था और वही विश्वास उन्हें यहाँ तक लाया है, इसी आशा पर कि पशुपतिनाथ की शरण में मुझे शांति मिलेगी। वह यहाँ तक आई हैं। आपको अधिकार है, चाहे उनकी आशा पूर्ण करें या धूल में मिला दें, चाहे रक्षकता के लिए शरणागतों के साथ सदाचार के नियमों को निभाकर इतिहास के पृष्ठों पर अपना नाम छोड़ जाएं, या जातीयता तथा सदाचार संबंधी नियम को मिटाकर स्वयं अपने को पतित समझें। मुझे विश्वास नहीं है कि यहाँ एक भी मनुष्य ऐसा निर्भिमान है कि जो इस अवसर पर शरणागत पालन धर्म को विस्तृत करने अपना सिर ऊंचा कर सके। अब मैं आपके अंतिम निपटारे की प्रतीक्षा करता हूँ। कहिए, आप अपनी जाति और देश का नाम उज्ज्वल करेंगे या सर्वदा के लिए अपने माथे पर अपयश का टीका लगाएंगे? राजकुमार ने उमंग से कहा, हम महारानी के चरणों तले आंखें बिछाएंगे। कप्तान विक्रम सिंह बोले, हम राजपूत हैं और अपने धर्म का निर्वाह करेंगे। जनरल वरवीर सिंह बोले, हम उनको ऐसी धूम से लाएंगे कि संसार चकित हो जाएगा। और राणा जंग बहादुर ने कहा, मैं अपने मित्र कड़वड़ खत्री के मुख से उनका फैसला चुनना चाहता हूँ। कड़वाल खत्री एक प्रभावशाली पुरुष थे और मंत्रिमंडल में वे राणा जंग बहादुर के विरुद्ध मंडली के प्रधान थे। वे लज्जा भरे शब्दों में बोले, यद्यपि मैं महारानी के आगमन को भय रहित नहीं समझता, किंतु इस अवसर पर हमारा धर्म यही है कि हम महारानी को आश्रय दें। धर्म से मुँह मोड़ना किसी जाति के लिए कम कारण नहीं हो सकता। कई ध्वनियों ने उमंग भरी शब्दों में इस प्रसंग का समर्थन किया। महाराज सुरेंद्र विक्रम से इस निपटारे पर बधाई देता हूँ। और तुमने जाति का नाम रख लिया। पशुपति इस उत्तम कार्य के में तुम्हें सहायता करें। सभा विसर्जित हुई। दुर्ग से तोपें छूटने लगी। नगर भर में खबर गूंज उठी कि पंजाब की रानी चंद्रकुंवरी का शुभागमन हुआ है। जनरल रणवीर सिंह और जनरल रणधीर सिंह बहादुर 50,000 सेना के साथ महारानी की आगवानी के लिए चले। अतिथि भवन की सजावट होने लगी। बाजार अनेक भांति की उत्तम सामग्रियों से सज गए। ऐश्वर्य की प्रतिष्ठा व सम्मान सब कहीं होता है, किंतु किसी ने भिखारिन का ऐसा सम्मान देखा है? सेनाएं बैंड बजाती हैं और पताका फहराती हुई एक उमड़ी हुई नदी की भांति जाती थीं। सारे नगर में आनंद ही आनंद था। दोनों ओर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजे दर्शकों का समूह खड़ा था। सेना के कमांडर आगे आगे घोड़ों पर सवार थे। सबके आगे राणा जंग बहादुर जाति अभिमान के मद में लीन उनके स्वर्ण खचित हौदे से बैठे हुए थे। यह उदारता का एक पवित्र दृश्य था। धर्मशाला के द्वार पर यह जुलूस रुका। राणा हाथी से उतरे। महारानी इंद्रकुंवरी कोठरी से बाहर निकल आई। राणा ने झुककर वंदना की। रानी उनकी ओर आश्चर्य से देखने लगी। यह वही उनका बूढ़ा मित्र, बूढ़ा सिपाही था। आंखें भर आई, मुस्कुराई, खिले हुए फूल बरसे और उसकी बूंद टपकी। रानी बोली, मेरे बूढ़े ठाकुर, मेरी नाव पार लगाने वाले, किस भांति तुम्हारा गुण गाऊं? राणा ने सिर झुका कर कहा, आपके चरणारविंद से हमारे भाग्योदय हो गए। नेपाल की राजसभा ने 25,000 रुपये से महारानी के लिए एक उत्तम भवन बनवा दिया और उनके लिए 10,000 रुपये मासिक नियत कर दिए गए। वह भवन आज तक वर्तमान है और नेपाल की शरणागत प्रियता तथा प्रणत पालन तत्परता का स्मारक है। पंजाब की रानी को लोग आज तक याद करते हैं। यह वह सीढ़ी है जिससे जातियां यश के सुनहरे शिखर पर पहुंचती हैं। ये ही घटनाएं हैं जिनसे जाति इतिहास प्रकाश और महत्व को प्राप्त होता है। पॉलिटिकल रेजिमेंट ने गवर्नमेंट को रिपोर्ट की। इस बात की शंका थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेपाल के बीच कुछ खिंचाव हो जाएगा, किंतु गवर्नमेंट के राणा जंग बहादुर पर पूर्ण विश्वास था। और जब नेपाल की राज्यसभा ने विश्वास और संतोष दिलाया कि महारानी चंद्रकुंवरी को किसी शत्रु भाव का अवसर न दिया जाएगा, तो भारत सरकार को संतोष हो गया। इस घटना को इतिहास में अंधेरी रात में जुगनू की चमक कहा जाता है।